हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल इन एके कैरियर एकेडमी। तो देखिए, अभी हम लोग क्लास 10 के केमिस्ट्री को पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको दूसरा चैप्टर पढ़ाया जा रहा है अम्ल, भस्म और लवण, यानी एसिड, बेस एंड साल्ट। और इसमें पिछले चैप्टर में, पिछले वीडियो में हम आपको समझाए थे कि अम्ल और भस्म की प्रबलता को मापने के लिए जो पीएच स्केल का इस्तेमाल किया जाता है, किस आधार पे कैसे मापते हैं कि कौन सा विलयन अम्लीय है, कौन सा क्षारीय है, कौन सा उदासीन है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और आज की क्लास में हम आपको बताने वाले हैं दैनिक जीवन में पीएच के महत्व का। 6-7 यहाँ पे टॉपिक्स को डिस्कस करते हुए आपको समझाएंगे कि दैनिक जीवन में भी पीएच काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए देखिए, सबसे पहली चीज़ कि भाई पाचन तंत्र में, यानी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है मनुष्य का, उसमें पीएच का इंपॉर्टेंस होता है, उसमें पीएच का महत्व होता है। जैसे हम आपको बता दें कि हमारे पेट में, जैसे पाचन तंत्र में होता क्या है कि हमारा जो पेट है, जनरली पेट में इसको आप अमाशय के रूप में भी कह सकते हैं। अमाशय में होता क्या है कि एक विशेष प्रकार का अम्ल पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है ये काफ़ी प्रबल अम्ल होता है। प्रबल अम्ल इसलिए होता है क्योंकि इसका जो पीएच मान है, इसका पीएच मान 1 होता है। अब आप सोचिए कि 7 अगर इसका पीएच मान होता तब न्यूट्रल होता, तो सोचिए 7 से कितना ज़्यादा कम हो गया, यानी ये रियल में काफ़ी प्रबल अम्ल है। इसकी अम्लीयता हम बताए थे ना कि जैसे जैसे कम होगा अम्लीयता वैसे वैसे बढ़ेगा। तो इसका पीएच मान तो 1 है, यानी बहुत कम है, इसका मतलब ये हुआ कि इसका अम्लीयता बहुत अधिक होगा, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल काफ़ी प्रबल होता है, प्रबल अम्ल है। लेकिन फिर भी अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा हमारे पेट में, अगर हमारे अमाशय में निश्चित मात्रा में है, मतलब एक लिमिटेशन के अंदर है, तो उससे हमें कोई नुकसान नहीं होता है। लेकिन जैसे ही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा जब हमारे पेट में बढ़ जाती है, और जनरली अपच की स्थिति में, जैसे मान लीजिए कि खाना वगैरह ज़्यादा खा लेने से, या फिर वसीय पदार्थ, जनरली जो तेल वाला पदार्थ होता है, अगर वो ज़्यादा खा लेने से वो जब अच्छा से पच नहीं पाता, यानी अपच की जब स्थिति आती है, तो वैसे कंडीशन में उस मतलब अनपचे जो भोजन का पार्ट है उसको पचाने के लिए अमाशय से काफ़ी अधिक मात्रा में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण होने लगता है। यानी अपच की स्थिति में ये जो अमाशय है, यहाँ से अम्ल का निर्माण जो है अधिक होने लगता है, यानी अम्ल अधिक मात्रा में निर्मित होने लगता है। और जब अम्ल का निर्माण अधिक मात्रा में होने लगता है तो ऐसी स्थिति से पेट में गैस उत्पन्न होने लगता है और पेट में जलन होने लगती है। साथ ही साथ जैसे अम्ल, हमको पता है कि जब अधिक मात्रा में बढ़ जाएगा तो अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, तो ऐसी स्थिति में जब गैस की स्थिति होती है तब जलन तो होता ही, साथ ही साथ खट्टा डकार भी आता है, क्योंकि अम्ल की मात्रा काफ़ी अधिक बढ़ जाता है। ठीक है, और वो भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो काफ़ी प्रबल अम्ल है। तो इसके लिए क्या किया जाता है कि जब ऐसी कंडीशन आएगा तो हमें करना क्या पड़ता है, एंटासिड का यूज़ करना पड़ता है। और एंटासिड वास्तव में कुछ है नहीं, ये हल्के भस्म का, यानी थोड़ा सा भस्म का यूज करके इसको बनाया गया रहता है एंटासिड को। और इसका इस्तेमाल करने से, चूंकि ये भास्मिक होता है, तो इसलिए यह भस्म करता क्या है कि हमारे अमाशय में जो अम्ल की मात्रा बढ़ा है, उस बढ़े हुए अम्ल को न्यूट्रल कर देता है, बढ़े हुए अम्ल की मात्रा को नष्ट कर देता है और फिर से मतलब न्यूट्रलाइज कर देता है अमाशय को, जिसके कारण ये अपच और जलन गैस की जो समस्या है वो अपने आप दूर हो जाती है। इसलिए एंटासिड का इस्तेमाल हम अपच की स्थिति में करते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा भी जाता है कि अपच की स्थिति में प्रयोग की जाने वाली दवा का क्या नाम है, तो एंटासिड हम कह सकते हैं। अब चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद हम आपको बता दें कि 2 नंबर दूसरा पॉइंट है यहाँ पे, पीएच परिवर्तन का दांतों पर प्रभाव। पीएच परिवर्तन का दांत पर भी प्रभाव पड़ता है, और समझिएगा कैसे। हम आपको बता दें कि हमारा जो मुंह है, जनरली मुंह का जो पीएच मान होता है वह 5.5 होता है। मुंह का पीएच मान 5.5 होता है, यानी ये लगभग अम्लीय होता है। ठीक है, ये लगभग अम्लीय होता है मुंह का पीएच। अब यहाँ पे अगर हमारे मुंह का पीएच मान 5.5 से भी कम अगर होने लगेगा, तो फिर ऐसे कंडीशन में क्या होगा, हमारे दांत का जो दंतवल्क है वह नष्ट होने लगेगा। हमारे दांत का जो मतलब मसूड़ा के पास वाला जो पार्ट है वो नष्ट होने लगेगा, जिसको हम दंतवल्क कहते हैं, और इससे दांत पे गहरा इफेक्ट पड़ेगा। और मतलब जब ये मुंह का पीएच मान कम होने लगता है तो फिर जो टेस्ट वगैरह होता है,
किसी भी चीज़ का, वो भी आने में ज़्यादा परेशानी होने लगता है। तो इसलिए ऐसी कंडीशन, हालांकि जब ये मुख का पीएच मान 5.5 से भी कम होने लगता है तो फिर मुख में जो लार वगैरह है वो भी क्षारीय होता है, हल्का क्षारीय होता है, जो इसकी अम्लीयता बढ़ रही है। देखिए यहाँ पीएच मान अम्ल में कम होने का मतलब हुआ अम्लीयता बढ़ना। पीएच मान अम्ल का जब कम होगा ना, इसका मतलब उसकी प्रबलता बढ़ रहा है। तो चूंकि जब 5.5 से कम होने लगता है इसका पीएच मान मतलब मुख के अम्ल का, तो फिर मतलब लार जो होता है मुख में पाया जाने वाला वो थोड़ा क्षारीय होता है, तो उस बढ़े हुए अम्लीयता को कुछ मात्रा में नष्ट करता है, लेकिन पूरी तरीके से नष्ट नहीं कर पाता। जिसके चलते हमें करना क्या पड़ता है, हम जो पेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, यानी जो कोलगेट वगैरह का इस्तेमाल करते हैं ब्रश करने के लिए, उस पेस्ट में मतलब क्षार का मात्रा अवेलेबल होता है और उसका इस्तेमाल करने से ये जो मुख का अम्लीयता बढ़ा हुआ रहता है वो नष्ट हो जाता है, जिसके चलते दांत की सुरक्षा होती है। ठीक है, और इसीलिए सलाह दिया जाता है कि नीम के दातून से ब्रश करने के लिए, नीम के दातून से मुंह धोने के लिए। इससे फायदा क्या होता है, नीम का दातून देखते ना कितना कड़वा होता है, इसलिए कड़वा होता है क्योंकि उसमें क्षार की मात्रा होती है, और उससे जब हम ब्रश करेंगे ना तो उससे क्या होगा कि हम मुंह की जो अम्लीयता बढ़ रही है ना उसको नष्ट कर देगा, जिसके चलते दंतवल्क भी नष्ट होने से बच जाएगा, और साथ ही साथ मतलब ये क्या कहते हैं, अम्लीयता कम होने के चलते अम्लीयता कम भी हो जाएगी, अम्लीयता नष्ट भी हो जाएगा, जिससे पदार्थों का टेस्ट लेने में भी आसानी होगा। ठीक है, आगे बढ़िए। अब इसके बाद तीसरा पॉइंट यहाँ पे जानना है, थकान के समय शरीर के मांसपेशियों में अम्ल की उत्पत्ति। देखिए जब व्यक्तियों को थकान होता है ना, जैसे मान लीजिए कि बिना आदत का कोई विशेष काम करने की आदत नहीं है, जनरली ऐसे देखा जाता है कि कोई व्यक्ति उसको दौड़ने की चलने की कम आदत है, और किसी एक दिन क्या किया गया उसको जिस तरह नहीं होता है सब बैल बछड़ू जब होता है अभी छोटा होता है, अब पहली बार उसको नाधा जा रहा है खेत में, उसको जोतने की आदत है नहीं, अब पहली बार जब जोतेगा तो बेचारा परेशान तो होगा ही। वही हाल है आदमी को, क्या होता है कि दौड़ने उड़ने की आदत है नहीं, एक ही दिन 5-6 किलोमीटर लगातार दौड़ा दिया जाए तो फिर क्या होगा, रात का नाही माई यही बाबा चिल्लाएगा। बात समझ रहा है ना। तो उससे रियल में होता क्या है कि बिना आदत का कोई लगातार काम कर लेने से उसमें शरीर की मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड का जमा हो जाता है। शरीर की मांसपेशियों में वास्तव में क्या होता है कि वहाँ पे लैक्टिक अम्ल का जमा हो जाता है, और जैसे ही लैक्टिक अम्ल का मांसपेशियों में जमा होगा, मांसपेशियाँ वहाँ का कड़ा हो जाती है, उसमें कड़ापन आ जाता है, और साथ ही साथ उस अम्ल के जमाव के कारण दर्द भी उत्पन्न होता है। आगे चले तो चौथा पॉइंट यहाँ पे बताया गया है, अम्लों के प्रयोग से बर्तन के धब्बों को दूर करना। चलिए इसको हम समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई तांबा का बर्तन है, कॉपर का बर्तन है कोई, ठीक है, तांबा को ही हम कॉपर कहते हैं, कॉपर का कोई बर्तन है, तो आप देखे होंगे केवल लोहा में ही जंग नहीं लगता है, तांबा का बर्तन है उसमें भी धब्बा लग जाता है। तो धब्बा कैसे लगेगा, तो ये जो कॉपर है ना, ये कॉपर जल से रिएक्शन जब करेगा, जैसे मान लीजिए तांबा का बर्तन है उसमें पानी रख रहे हैं, तो जल वगैरह से रिएक्शन बहुत ज़्यादा जब वो कर लेगा तो उसके नीचे ना एक अलग प्रकार की परत बैठ जाती है, मतलब नहीं देखने में गंदा लगता है, दाग लग जाता है, धब्बा पड़ जाता है बर्तन पे। ठीक है, तो वो जो धब्बा होता है वास्तव में वो भास्मिक कॉपर ऑक्साइड की धब्बा होता है। वो धब्बा किसका होता है, भास्मिक कॉपर ऑक्साइड की। मेरे कहने का मतलब कि कॉपर का जो बर्तन होता है, चाहे वो ग्लास हो चाहे मग वगैरह हो, उसके अंदर जो धब्बा आपको दिखाई पड़ता है, ठीक है, वो वास्तव में किस चीज़ का धब्बा होता है, भास्मिक कॉपर ऑक्साइड का धब्बा होता है। यानी वो जो धब्बा आया है वो रियल में भस्म है। तो अगर आप उसको ऐसे छोड़ाइएगा ना, जैसे बर्तन साफ जनरली हम लोग करते हैं, तो वो धब्बा हटेगा ही नहीं। तो इसके लिए करना क्या पड़ता है, जैसे मान लीजिए कि नींबू का जो रस होता है, अगर इस बर्तन में नींबू का रस निचोड़कर और उसके बाद उसको साफ किया जाए तो ये जो धब्बा लगा रहता है वो छूट जाता है, वो खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि नींबू के रस में अम्ल की मात्रा पाई जाती है, और ये जो अम्ल है, इस जो धब्बा है वो चूंकि भास्मिक होता है तो उसके भास्मिकता को यानी उसकी क्षारीयता को वो नष्ट कर देता है, और वो धब्बा अपने आप दूर हो जाता है। तो दैनिक जीवन में ऐसे उदाहरण भी हमें देखने को मिलता है। अब इसके बाद बात करेंगे पांचवा, ये है मिट्टी का पीएच। तो आपको हम बता दें, अगर मिट्टी की बात करेंगे ना तो मिट्टी का पीएच जनरली 7 के आसपास में होता है। मिट्टी का जो पीएच मान होता है, मिट्टी का अगर पीएच मान की बात करेंगे तो 7 के आसपास में होता है, यानी जनरली 7 ही होता है।
लेकिन कभी कभी क्या होता है कि मिट्टी का पीएच मान कम होने लगता है, मिट्टी का पीएच मान घटने लगता है, और जब मिट्टी का पीएच मान घटेगा तो उस मिट्टी में कोई फसल अच्छे ढंग से नहीं हो पाएगा, या उस मिट्टी में अगर कोई मान लीजिए पौधा वगैरह उगाया गया है तो उसका विकास सही ढंग से नहीं हो पाएगा अगर उसका पीएच मान कम होते गया तो, यानी अगर वो मिट्टी अम्लीय होता गया तो, ठीक है, 7 से कम पीएच मान होगा इसका मतलब अम्लीय होते जाएगा। तो फिर उसके लिए एक छोटा सा उपाय है, उसके लिए उपाय ये है, जैसे आप देखे होंगे कि कली चूना हुआ, ठीक है, या भखड़ा चूना वगैरह या कोई भी चूना है, उस चूना का घोल बनाकर और उस चूना के घोल को वो जो जहाँ पौधा लगाया जाता है ना, उस पौधा के जड़ में चूना का घोल वगैरह डाला जाता है। या आप कई जगह देखे होंगे कि कोई पेड़ पौधा होता है उसको नीचे चूना से पेंट किया गया था, तो वाइट चूना से उसको पेंट किया गया होता है। इसका फायदा है, फायदा ये है कि उसमें अगर जड़ में चूना डालेंगे या नीचे चूना से पेंट करेंगे, पेंट करने पर तो भाई पेड़ खूबसूरत भी लगने लगता है और साथ ही साथ उसका फायदा भी है। फायदा ये है कि वो जो चूना डाल रहे हैं वो चूना ये चूँकि क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, वो OH उसमें हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसका मतलब भस्म ही है। तो ये भस्म जो है मिट्टी की अम्लीयता जो बढ़ रही है उसकी अम्लीयता को नष्ट कर देता है और उसका पीएच मान कंट्रोल करने में सहायता प्रदान करता है, और इसके फलस्वरूप होता है क्या कि उस पौधा का विकास सही ढंग से हो पाता है, ठीक है। तो इस तरह यहाँ भी आप समझ सकते हैं कि पीएच का इंपॉर्टेंस है। अब लास्ट पॉइंट समझिए, पीएच और जलीय जीव, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए जनरली होता क्या है, जब अम्लीय वर्षा होती है, ठीक है, जब अम्लीय वर्षा होती है तो हम आपको बता दें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझिएगा ध्यान से। देखिए होता क्या है कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, या फिर मान लीजिए कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, ये सारे बहुत जहरीले गैस होते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड है या फिर सल्फर डाइऑक्साइड है, इस प्रकार के जो गैसेस वगैरह हैं, जैसे हम सल्फर डाइऑक्साइड की बात करते हैं, जब ये वाहनों से या कल कारखानों के धुओं से निकलकर जब वायुमंडल में जाता है और वायुमंडल में जो जलवाष्प है उससे जब ये रिएक्शन करता है तो उससे रिएक्शन करने के बाद ये बनाता है डायरेक्टली H2SO4, यानी ये सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण करता है। और ये सल्फ्यूरिक एसिड बहुत खतरनाक होता है, ये काफ़ी जहरीला होता है। आपको बताए थे कि तेज़ाब में इसका इस्तेमाल किया जाता है, मोटर गाड़ी के बैटरी अम्ल के रूप में इसका इस्तेमाल होता है, तो डेफिनेटली काफ़ी जहरीला होगा, बहुत डेंजर होता है ये। और ये आप सोचिए कि मोटर गाड़ी का मतलब वाहनों से या कल कारखानों से जो सल्फर डाइऑक्साइड जलवाष्प से मिलकर सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण किया, और वो फिर सल्फ्यूरिक अम्ल जब बारिश के जल के साथ नीचे आएगा, धरती पे आएगा, तो फिर इसी को हम अम्लीय वर्षा कहेंगे। और ये अम्ल जो है फाइनली मतलब वर्षा का जो जल होता है वो बहकर और नदी में तालाब में जाकर मिल जाता है, और जब नदी तालाब के जल में ये सल्फ्यूरिक अम्ल की मात्रा बढ़ेगा जो काफ़ी डेंजर है, काफ़ी जहरीला है, तो डेफिनेटली सोचिए ज़रूर वहाँ जो जलीय जीव होंगे उसके अस्तित्व पे खतरा पड़ेगा। वहाँ जलीय जीव को चूँकि जल में ही सांस लेना है, जल में ही भोजन करना है, और जल में ही इतने खतरनाक अम्ल मिल गया है तो उससे जलीय जीव खतरे में आ जाते हैं, जलीय जीव का अस्तित्व संकट में पड़ जाता है। इसलिए यहाँ अम्लीय वर्षा मतलब जो है ये जलीय जीवों के लिए काफ़ी हानिकारक साबित हो जाता है। तो देखिए आज की वीडियो में हम इतना ही रहने देंगे। आज के क्लास में आपको समझाएं दैनिक जीवन में पीएच के क्या महत्व है, इससे रिलेटेड 6 पॉइंट समझाएं। इस वीडियो के लिए बस इतना ही, और अगले वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं इस चैप्टर का 3rd पार्ट लवण के बारे में। लवण क्या है, यानी व्हाट इज साल्ट, लवण कितने प्रकार का होता है, उसका पीएच मान क्या होता है, उसको हम अगले वीडियो में समझाएंगे।